दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे गांधी जी की प्रसिद्ध किताब हिंद स्वराज पर। जैसा कि हम लोग जानते हैं, यह किताब 1909 में लिखी गई थी और लगभग 110 साल इस किताब के होने को हैं। लेकिन यह किताब अपने कंटेंट में, अपने विषय वस्तु में आज तक लोगों के बीच बहस तलब मुद्दों को जन्म देती है और 20वीं सदी के प्रारंभ में जब लगभग पूरी सभ्यता विज्ञान आधारित सभ्यता की तरफ बढ़ रही थी, यंत्र आधारित सभ्यता की तरफ बढ़ रही थी, उस समय इस किताब का आना एक अजीब घटना थी। अजीब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यह किताब देखी गई इस तरह से जैसे सभ्यता के विकास क्रम में किसी विक्षेप की तरह यह किताब आई थो। इस किताब की रचना अफ्रीका लौटते हुए, इंग्लैंड से अफ्रीका लौटते हुए एक जहाज़ पर की गई थी और एक अफ्रीका में रह रहे भारतीयों की समस्याओं को लेकर के एक प्रतिनिधिमंडल गांधी जी के नेतृत्व में इंग्लैंड गया था और वह डिपुटेशन कुछ खास हासिल नहीं कर पाया था। एक निराशा की स्थिति थी। लगभग 4 महीने गांधी जी उस समय इंग्लैंड में थे अफ्रीका के अपने दोस्तों के साथ और एक बिल्कुल नैराश्य के वातावरण में वह वापस अफ्रीका लौट रहे थे और उसी समय उन्होंने इस किताब की रचना की। उन 4 महीनों में गांधी जी की मुलाकात वहाँ कई लोगों से हुई थी, जिसमें प्रमुख थे लोग जो गदर पार्टी से जुड़े हुए लोग थे और जैसा कि हम जानते भी हैं, गदर पार्टी भारत से बाहर रह रहे ऐसे क्रांतिकारी लोगों का समूह था जो भारत को हथियारों के जरिए आज़ाद कराने को प्रतिबद्ध था। तो उनके कई सदस्यों से गांधी जी की बातचीत का जिक्र मिलता है और यह माना जाता है कि जैसा गांधी जी ने कहा भी है प्रस्तावना में कि उन लोगों से जो मुलाकात हुई उनकी बातचीत को मैंने इस किताब में हूबहू रखने की कोशिश की। तो एक तरीके से यह किताब इंग्लैंड में रह रहे उन अराजकतावादियों के जवाब में लिखी गई किताब के तौर पर भी पढ़ी जाती है। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है। यदि हम देखें तो इस छोटी सी किताब में गांधी जी के दर्शन या गांधी जी की रणनीति, गांधी जी के समूचे राजनीतिक कर्म का लगभग सार संक्षेप यहाँ मौजूद है, दिखाई देता है। और जो भी आंदोलन भविष्य में गांधी जी ने भारत की आज़ादी के लिए किए, खासकर सविनय अवज्ञा, सत्याग्रह, ये सब कुछ कहीं ना कहीं बीज रूप में इस छोटी सी किताब में मौजूद है। हम लोग जब इस किताब को पढ़ें या इस किताब पर चर्चा करें तो यह ध्यान में रखना ज़रूरी है कि जब यह किताब गांधी जी ने 1909 में लिखी, नवंबर में, लगभग 1909 के आखिर में, उसके बाद इन्होंने इसे इंडियन ओपिनियन के गुजराती संस्करण में प्रकाशित किया था, गुजराती में। और जब एक पुस्तक रूप में सामने आई तो अंग्रेज़ी सरकार ने इसे प्रतिबंधित कर दिया था, इसे खतरनाक मानते हुए जब्त कर लिया था। तो इसके बाद गांधी जी ने खुद इसका अंग्रेजी अनुवाद किया और अपने अंग्रेज़ दोस्तों को पढ़ने के लिए दी। कुछ लोगों का मानना है कि अंग्रेजी अनुवाद प्रतिबंधित नहीं हुआ, लेकिन काका कालेलकर का मानना है, उनके हवाले से यह बात है कि वो अंग्रेजी संस्करण भी प्रतिबंधित किया गया था।
गांधी जी को इस किताब पर बहुत आस्था थी और लगभग 7 साल बाद जब वो भारत लौट रहे थे तो भारत में अपना पहला सत्याग्रह उन्होंने इसी किताब के माध्यम से करने की कोशिश की थी। हम लोग मानते हैं कि उनका पहला जो काम था वह चंपारण का था, लेकिन एक छोटी सी कोशिश उन्होंने बम्बई में इस किताब के माध्यम से सत्याग्रह करने की कोशिश की थी, क्योंकि उनका मानना था कि यह किताब चूँकि अंग्रेज़ सरकार द्वारा प्रतिबंधित है, इसलिए जब इस किताब को हम फिर से छापेंगे और बेचेंगे तो एक तरह से वह सरकार के कानून की अवज्ञा होगी, सरकार के प्रतिबंध की अवज्ञा होगी और एक सत्याग्रह होगा। और उन्होंने उस समय इस किताब की प्रतियां छपाई और बम्बई में बेची और इसी आशय के साथ बेची कि एक प्रतिबंधित किताब बेची जा रही है, और लोगों ने बहुत उत्साह से इस किताब को खरीदा। आत्मकथा में जिक्र है कि किसी किसी ने तो लगभग 500 रुपये देकर के भी इस किताब को खरीदा, क्योंकि वह समझ रहे थे कि इस किताब को खरीदने से वह सरकार के खिलाफ कोई बड़ा काम कर रहे हैं। लेकिन सरकार की प्रतिक्रिया बहुत ठंडी रही और सरकार ने कहा कि इस किताब को प्रतिबंधित नहीं किया गया है भारत में और यह किसी कानून का उल्लंघन नहीं है। तो इससे लोगों को काफ़ी निराशा हुई। जिन लोगों ने इस किताब को खरीदा था उनको लगा कि यह छल हुआ उनके साथ, कोई आंदोलन जैसा खड़ा नहीं हो पाया इस किताब के मार्फत से। यह किताब 1938 में एक बार फिर से चर्चा में बहुत ज़बरदस्त तरीके से आई, जब आर्यन पथ एक मैगजीन थी और सोफ़ी बाडिया उसकी संपादक थी। उन्होंने बहुत प्रयत्न से इस किताब पर एक अंक निकाला और यूरोप के लगभग उस समय के तमाम प्रचलित लोगों को, जो बड़े समाजशास्त्री थे, राजनीतिक चिंतक थे, जिसमें जेराल्ड हर्ड भी हैं, उन सबको यह किताब भेजी और उन लोगों ने इस किताब पर अपनी प्रतिक्रिया दी और एक बहस तलब किताब के तौर पर इस किताब को लोगों ने यूरोप में लिया। लेकिन उस किताब में भी, क्योंकि वो 38 का समय था और दुनिया लगभग एक दूसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही थी, हिंसा का इतना ज़्यादा वातावरण चारों तरफ फैला हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध की आहटें सुनाई दे रही थी उस समय और लगभग हिंसा का चारों तरफ जोर था। ऐसे में अहिंसा की बात, सत्याग्रह की बात, आत्मबल की बात, यह कई लोगों को यह एक उलझन भरी बात लगी थी, उस पूरे अंक की जो ध्वनि है। इसके साथ चूँकि वह यूरोप में पढ़ी जा रही थी किताब और जिस तरीके से पश्चिमी सभ्यता की इसमें टीका है, आलोचना है, तो इससे यह भी ध्वनित हो रहा था कि कैसे यह पश्चिम की हर एक बात को खराब दिखाने के लिए यह किताब शायद लिखी गई है। तो कई विचारकों ने इस पर इस तरीके से भी बातचीत की, जिसमें कि एक अध्यापक कौल हैं, उन्होंने कई आपत्तियां इसमें दर्ज की इस किताब के बारे में, जिसका एक विस्तृत जवाब देने की कोशिश महादेव देसाई ने की आर्यन पथ के अगले अंक में। गांधी जी ने भी उस समय एक छोटी सी टिप्पणी इस किताब के बारे में एक शुभकामना संदेश के तौर पर की थी और खुशी जाहिर की थी कि इतने वर्षों बाद भी यह किताब लोगों के बहस के केंद्र में है, लोग इसको पढ़ना चाहते हैं। भारत में गांधी जी के लौटने के बाद इस किताब को लेकर के कोई
बड़ी चर्चा हुई हो कांग्रेस के भीतर या बाहर देश में, ऐसा कोई जिक्र नहीं मिलता है। यह किताब लगभग एक उपेक्षित सी ही किताब रही और गांधी जी और उनके अनुयायियों के बीच तो यह एक जानी पहचानी किताब थी, लोग इसका जिक्र करते थे। लेकिन एक वैसा असर जैसा कि किसी एक महत्वपूर्ण राजनीतिक किताब का होता है उनके कार्यकर्ताओं के बीच में, जैसे कि हम यदि मार्क्सवाद के संदर्भ में कैपिटल को देखें या घोषणा पत्र को देखें, तो वैसा कोई असर कभी, मतलब ऐतिहासिक रूप से इसके प्रमाण कम मिलते हैं कि इस किताब को वैसी प्रसिद्धि भारत में कभी हासिल हुई थी। गाहे बगाहे जरूर इस किताब की आलोचना होती रही कि, और गांधी जी की कार्यशैली से जो लोग असहमत थे और उनके आलोचक थे, उन्होंने कई बार इस किताब का हवाला देते हुए गांधी जी पर आक्रमण किया कि कुछ अजीब सी बातें हैं इस किताब में, जिसमें कि रेल का विरोध है, यंत्रों का विरोध है, वकीलों और डॉक्टरों का विरोध है, और एक बहुत प्रतिगामी किस्म की किताब है। यह एक अतीत के व्यामोह में फंसे किसी व्यक्ति की रचना है जो कि पुरानी चीज़ों को ही ठीक समझता है और किसी भी किस्म की प्रगति से उसको दिक्कत होती है। और यदि भारत में आज़ादी की यह लड़ाई इस व्यक्ति के नेतृत्व में लड़ी गई तो इसी तरह के ख्याल यह लादना चाहता है हमारे देश के ऊपर। इस तरह की कई चर्चाएं उस समय में देखने को मिलती हैं इस किताब के हवाले से। और तब 1921 में गांधी जी इसका जवाब देते हुए दिखते हैं हमको हरिजन में, और वह जवाब काफ़ी जैसे लगता है कि कोई व्यक्ति आहत होकर के वह जवाब लिख रहा हो। गांधी जी स्वयं कहते हैं कि आजकल बहुत से लोग इस बात का हवाला देते हैं, इस किताब का हवाला देते हुए कहते मिल जाते हैं कि मैं कोई सनकी और खपती व्यक्ति हूँ जो अपने अजीब से ख्यालात दुनिया के उथल पुथल का सहारा लेते हुए भारत पर लादने की कोशिश कर रहा हूँ। और इसमें उन्होंने उन तमाम जो अजीब से लगने वाले ख्यालात हैं उसका एक लगभग सफाई जैसी देते हुए कोशिश करते दिखते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि रेल का नाश हो जाए यह मैं एकदम से नहीं चाहता, भले ही उनका कुदरती नाश हो जाए। यंत्रों का नाश उससे भी कम चाहता हूँ। अस्पताल और डॉक्टर यदि नहीं रहें तो अच्छा है। मतलब इस तरह की शब्दावली में वो बातचीत करते हुए 1921 में दिखाई देते हैं। लेकिन इस बात पर ज़रूर दृढ़ रहते हैं कि ये सारी चीज़ें अभी हमको एक आवश्यक लग रही हैं, लेकिन वो एक आवश्यक बुराई ही है। सभ्यता का सिर ऊंचा होता हो इन चीज़ों के रहने से, या सभ्यता बहुत विकसित मानी जाएगी इन चीज़ों के रहने से, इस बात में उनको संदेह है उस समय भी, 21 में भी, और काफ़ी दृढ़ हैं इस बात पर कि अपनी बात पर मैं दृढ़ हूँ। लेकिन एक स्पष्टीकरण जरूर देते हैं कि अभी मैं जिस स्वराज की बात कर रहा हूँ वह उसी तरह का स्वराज चाह रहा हूँ जैसा अन्य लोग चाह रहे हैं। मतलब पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का सवाल के तहत जो एक स्वराज की लड़ाई लड़ी जा रही है, उसी किस्म का स्वराज वो चाह रहे हैं। बाकी इस किताब में जो उनकी बातें हैं वह यदि उसको प्रमाण माना जाए तो उनकी दलील है कि वो उसे इस रूप में देखा जाए कि वह मेरी व्यक्तिगत कोशिश है। मैं तो वैसा ही स्वराज पाना चाहता हूँ जैसा मैंने इस किताब में दर्ज किया है, जिस किताब में बताया है। 1938 वाले उस प्रसंग में जब जिसका जिक्र मैंने पहले किया कि वह आर्यन पथ का वह अंक जो निकल रहा था, उसमें जो शुभकामना संदेश गांधी जी ने कहा, बाद में काफ़ी लोगों ने उनके इस वाक्य की भी काफ़ी आलोचना की, जिसमें वो कहते हैं कि इस किताब में मैं कुछ परिवर्तन नहीं करना चाहता हूँ। जैसे विचार मेरे उस समय थे वैसे ही विचार मेरे इस समय भी हैं, और इसमें कोई भी शब्द मैं बदलना नहीं चाहता हूँ। तो कई आलोचकों का यह मानना है कि गांधी जी जैसे कोई ईश्वरीय बात कह दी हो उन्होंने इस किताब में, जैसे ईश्वर की चीज़ें नहीं बदली जाती, कुरान की चीज़ें नहीं बदली जाती, बाइबल की चीज़ें नहीं बदली जाती, तो आखिर इतने
रिजिड क्यों है गांधी जी कि मैं कुछ भी बदलना इसमें चाहता नहीं हूँ। और जो बदलने वाली बात है, गांधी जी ने बहुत हल्के फुल्के से अंदाज में कहा कि एक शब्द बदलना चाहता हूँ, वह पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट के बारे में उनकी व्याख्या करते हुए जो शब्द उन्होंने वेश्या शब्द का इस्तेमाल किया था, उन्होंने कहा था एक बहन को मैंने वचन दिया है कि यह शायद अच्छा शब्द नहीं है, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि मेरा आशय तो वही है, शब्द भले आप इसके बदले चाहे जो रख लें, लेकिन मैं अपने आशय से डिगने के लिए तैयार नहीं। तो यह किताब 1947 में जब फिर भारत आज़ाद हो रहा था और आज़ादी के बाद यह देश कैसा होगा इसकी एक रूपरेखा बननी शुरू हुई थी, तो गांधी जी चाहते थे कि इस किताब पर फिर से एक बार बातचीत हो, और उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को हिंदी में एक पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने इस तरफ इशारा किया था कि तुम्हें याद होगा कि मैंने एक किताब 1909 में लिखी थी, हिंद स्वराज। तो आज जब देश आज़ाद हो रहा है तो क्यों नहीं हम लोग इस किताब पर एक बार बातचीत करें और किन चीज़ों को इसमें से हम शामिल कर सकते हैं अपने एजेंडे में, इस पर एक विचार विमर्श हो। तो जो पत्र नेहरू ने वापस लिखा गांधी जी को, उसमें उन्होंने इस किताब के महत्व को बिल्कुल नज़रअंदाज करते हुए लिखा कि मुझे याद नहीं पड़ता कि कांग्रेस ने कभी इस किताब को अपने किसी एजेंडे की किताब माना हो और कभी इस पर कोई चर्चा इस तरह से की हो। या आपके विचार रहे होंगे, लेकिन कांग्रेस इससे इत्तेफाक नहीं रखती। तो अभी यह समय नहीं है कि हम लोग इस किताब पर बातचीत कर पाएंगे। यह बात जाहिर सी है कि गांधी जी को बहुत नागवार लगी थी और उन्होंने लगभग एक चेतावनी भरे अंदाज में वापस जवाहरलाल नेहरू को पत्र लिखा था कि यदि कांग्रेस इस पर बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है तो मैं इस किताब को जनता के बीच ले जाऊंगा और उससे बातचीत करूंगा, जनता से बातचीत करूंगा। इस चेतावनी से लगभग, जैसा कि था, गांधी जी का असर कम जरूर हो गया था कांग्रेस में, लेकिन जनता पर वह असर बाकी था और इस बात को जानते थे नेहरू। तो उन्होंने बिल्कुल एक लीपापोती सा एक जवाब दिया था कि नहीं नहीं, हम लोग भी इस पर बातचीत कर सकते हैं, लेकिन जैसे उचित समय होगा इस पर हम लोग चर्चा कर लेंगे। लेकिन वह उचित समय आया नहीं और इसी बीच गांधी जी की हत्या हुई और यह किताब गांधी जी के साथ ही लगभग विस्मृत सी ही मानी गई। इस किताब की जवाबदेही जिन लोगों पर थी कि वह इस विचार को आगे बढ़ाएंगे, जैसे गांधी जी के बड़े राजनीतिक उत्तराधिकारी तो जवाहरलाल नेहरू हुए, लेकिन आध्यात्मिक उत्तराधिकारी जिनको माना जाता है विनोबा भावे, उनसे यह उम्मीद थी कि वह इस किताब में कही गई बातों का एक सामाजिक प्रयोग या राजनीतिक प्रयोग कर सकने की तरफ बढ़ेंगे। और किया भी उन्होंने कुछ हद तक, जैसे ग्रामदान, भूदान, इस तरह के कई आंदोलनों से हमें गांधीवादी कार्य पद्धति को एक सामाजिक तौर पर आगे बढ़ाने में, एक राजनीतिक तौर पर आगे बढ़ाने में विनोबा के योगदान को हम मानते हैं। लेकिन खुद कई गांधीवादी इस बात को मानते हैं कि विनोबा जी भी अंततः विज्ञान और यंत्र की व्यापकता के समक्ष खुद को लगभग समर्पित कर दिया। उन्होंने जिस बात की तरफ गांधी जी बहुत ज़ोर से इशारा करते हैं कि यह जो सभ्यता है यंत्रों पर आधारित सभ्यता है और यह नाश करने वाली सभ्यता है, जब विनोबा ने जय जगत के साथ जय विज्ञान का नारा जोड़ा तो लोगों का मानना था कि जैसे उन्होंने भी इस किताब को तिलांजलि दे दी और उन्होंने विज्ञान और आध्यात्म के एक समन्वय की बात करनी शुरू की कि कैसा विज्ञान हमको चाहिए जो अध्यात्म को नकारे नहीं, अध्यात्म को आगे बढ़ाए। तो खुद काका कालेलकर इस बात को मानते हैं कि एक तरीके से वह इस किताब की एक हार थी, विनोबा का यह झुकाव, विज्ञान के प्रति यह झुकाव। खुद काका कालेलकर ने एक बार गांधी जी से कहा था कि इस किताब में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कि लगती हैं, वाकई लगती हैं कि बहुत एक
पुराने किस्म का समाज बनाने की वकालत करती है यह किताब, तो क्यों न गांधी जी एक भविष्य की किताब लिखें और भविष्य का समाज कैसा होगा इसको एक आधार बना करके हिंद स्वराज के एक आगे की रचना वो गांधी जी से चाहते थे कि ज़्यादातर इसमें जो चीज़ें हैं वह पुराने सभ्यता के हवाले से कही गई बातें हैं कि प्राचीन काल में ऐसा था, प्राचीन काल में वैसा था। तो भविष्य में कैसा होगा इसकी एक झलक दिखाते हुए एक किताब की मांग कालेलकर ने गांधी जी से की थी। उस समय कालेलकर कहते हैं गांधी जी ने इसका हंसकर टाल दिया था और कहा था कि और भी काम है या और लोग भी हैं जो इस बारे में सोचेंगे और लिखेंगे, लेकिन वह किताब नहीं लिखी जा सकी। और यह किताब 1909 में जिस तरीके से लिखी गई आज तक उसी रूप में हमारे बीच पढ़ी और समझी जाती है। ज़रूर इस किताब को नए तरीके से विमर्श में यदि लाने का श्रेय जाता है तो वह श्रेय लगभग हम मान सकते हैं कि सोवियत संघ के बिखरने के बाद का जो हमारा समय है, क्योंकि वह एक मॉडल के टूटने के साथ साथ एक बड़े संदर्भों में एक स्वप्न के टूटने जैसा भी था, सोवियत संघ का विघटन। और कई दृष्टि से फिर इस पर बात होनी शुरू हुई कि क्या सिर्फ सत्ता पर या उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण करने से सभ्यता की कोई तस्वीर बदली जा सकती है क्या? सिर्फ नियंत्रण का सवाल है या उत्पादन के तरीकों के बदलने का सवाल है? इस एक केंद्रीय विचार के साथ इस किताब को फिर से पढ़ने की कोशिशें हुई और यह महसूस किया जाने लगा कि शायद इस किताब में कुछ ऐसी बुनियादी बातें थीं जो हमें एक सभ्यता दिखाई देती है, उस सभ्यता के बरक्स एक किसी भिन्न उत्पादन संबंध पर आधारित किसी समाज व्यवस्था की बात इस किताब में थी। और इस दृष्टि से यह एक निषेधात्मक किताब नहीं हो करके एक वैकल्पिक किताब थी। आमतौर पर इस किताब को पढ़ा गया जैसे इस रूप में कि यह एक निषेध करती है इस तरह की किसी सभ्यता का, यंत्र आधारित सभ्यता का, कोई दूसरा मॉडल नहीं देती है। लेकिन सोवियत संघ के विघटन के बाद इस किताब को एक मॉडल के तौर पर देखने की कोशिश की कि शायद इस किताब में एक विकल्प का एक मॉडल भी मौजूद है। और इसने फिर नए तरीके से, नए सिरे से समाजशास्त्रियों को और राजनीति शास्त्रियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। अभी भी यह किताब कई संदर्भों में जिस तरह से एक नए किस्म का राजनीतिक समूह जन्म ले रहा है जो प्रकृतिवाद की वकालत करता है, जो उपभोक्तावाद को नकारने की बात करता है, जो बाजार के खिलाफ मनुष्य के स्वायत्तता की बात करता है, नैतिक और आत्मबल आधारित एक ऐसे मनुष्य की बात करता है जो एक इस तरह के छद्म दुनिया, क्योंकि जिस तरह की बात गांधी जी ने सभ्यता के जो दोष दिखाए थे वह अपने सर्वोच्च स्वरूप में जिस तरीके से हमारे सामने हैं, उस समय तो उसके लक्षण दिख रहे थे, आज जिस तरीके से उसका एक विस्फोटक स्वरूप हमारे सामने है, उससे इस किताब की महत्ता फिर से बढ़ी है और लोग नए तरीके से इस किताब पर सोच रहे हैं। तो यह इस किताब की एक छोटी सी प्रारंभिक रूपरेखा है। आगे के अध्याय में हम इस किताब पर विस्तृत बातचीत करेंगे कि किस तरीके से गांधी जी इस किताब में अपनी बातों को सूत्रबद्ध करते हैं। धन्यवाद।